ईरान को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी जो इसने इजराइल के ऊपर अटैक किया। अब इजराइल डिफेंस में ऐसा कौन सा अटैक कर सकता है जिसके कारण पूरी तरीके से ईरान जो है वो खत्म हो जाएगा, ईरान की इकोनॉमी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और ये जो ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, बस ये क्या एक दिखावा था, क्योंकि देख के तो ऐसा लग रहा है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती है और इसके अंदर एक भी आदमी की मौत नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मौत हो, लेकिन ये बस देख के ऐसा लग रहा था कि बस एक दिखावा था। इन दोनों देशों के अंदर कौन ज्यादा ताकतवर है? आपको ऐसा अगर लग रहा है कि इजराइल बहुत ज्यादा ताकतवर है और ईरान काफी ज्यादा कमजोर है, तो फिर ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि ईरान कितना ज्यादा ताकतवर है मैं ये आपको अभी बताऊंगा। तो फिर ये जो सारी चीजें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या हो सकता है, ये सारी चीजें एकदम आसान तरीके से आसान भाषा में आप समझेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं सिद्धू और आप देख रहे हैं फिनिक्स 27। जब से ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रईसी की मौत हुई, तब से ईरान के ऊपर प्रेशर था कि वो इजराइल के ऊपर कुछ ना कुछ अटैक करे। जैसे कि जब रईसी की मौत हुई थी, जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होता, तब ऐसी कोई भी ईरान के पास कोई कंफर्मेशन थी नहीं कि ये जो अटैक है शायद इसके पीछे इजराइल का कोई हाथ है या नहीं, कहीं पर भी कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन 90% से ज्यादा देश मान रहे थे कि इसके पीछे इजराइल का ही हाथ है। लेकिन दिक्कत तब बनी जब ईरान जिस आतंकवादी गुट को सपोर्ट करता है, जैसे कि हिजबुल्ला हो गया, जैसे कि हमास हो गया, ये जो बड़े बड़े आतंकवादी गुट है ना, उनको जो सपोर्ट करता है, इनके जो दो चीफ लीडर है उनको मार दिया इजराइल ने। वो भी खुलेआम मार दिया और पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया कि ये जो काम है हमने किया है। जैसे कि हानिया की मौत हो जाती है, वो भी ईरान के अंदर, तब ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन ईरान तब कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन अभी जब पिछले 2-4 दिन पहले है ना, जब नसरल्ला की मौत होती है, जो कि हिजबुल्ला का एक टॉप लीडर था, जो कि लेबनान के अंदर रहता था, उस लेबनान के अंदर घुस के, जहां पर लेबनान की सरकार, लेबनान की सेना दोनों तरीके से ये जो है ना हिजबुल्ला का जो चीफ था नसरल्ला, उसका प्रोटेक्शन करता था। लेकिन जब से उसकी मौत हुई ना और पब्लिकली इजराइल ने कहा कि हमने किया, तब से ईरान के ऊपर एक पूरी तरीके से प्रेशर बन गया था कि देखिए ये जो अटैक है इसका हमें कोई ना कोई उसका जो प्रतिरोध है, उसका जो बदला लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ईरान फिर भी कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि ईरान जो है ना वो अपने टॉप लीडर को छुपाने में व्यस्त था। लेकिन ईरान के ऊपर प्रेशर बाहर की जो दूसरे लीडर्स है, जो दूसरे देश है, उनकी वजह से बना। आप देखिए, बोला जा रहा है कि ईरान ने लगभग 180 से ज्यादा मिसाइल इजराइल के ऊपर टारगेट करके मारे थे। और ये जो इजराइल के अंदर टारगेट था ना, वो ज्यादा से ज्यादा जो उनके मिलिट्री एयर बेसिस है इजराइल की सेना के, उसके ऊपर अटैक था। तो फिर 3 जगह पर ये अटैक था। लेकिन एक तरफ ईरान बोल रहा है कि लगभग हमने जो 180 से ज्यादा मिसाइल छोड़ी थी, उसमें से 90% से ज्यादा मिसाइल जाके इजराइल के अंदर हिट हुई है। लेकिन वहीं पर इजराइल क्या बोल रहे हैं, देखिए ये जो मिसाइल उन्होंने मारी थी ना 180 से ज्यादा मिसाइल, और लगभग हमने 90% से ज्यादा मिसाइल हवा के अंदर ही नष्ट कर दी, हवा में नष्ट कर दी। जो उनका डोम सिस्टम है, उसने लगभग 90% से ज्यादा मिसाइल को हवा के अंदर ही नष्ट कर दिया। लेकिन ये दोनों अपने अपने मीडिया के अंदर एक अलग अलग दावे कर रहे हैं। जैसे कि है ना, दोनों साइड की क्लिप्स इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, आप दोनों साइड की क्लिप्स देख सकते हैं। जो ईरान की मीडिया है वो अपने न्यूज चैनल के ऊपर बस जो हिट की हुई जो मिसाइल है इजराइल के अंदर जाके वो दिखा रही है। लेकिन वहीं पर इजराइल के अंदर है ना, जो वहां का मीडिया है, जो वहां पर न्यूज चैनल है, वो बस उतनी क्लिप दिखा रहे हैं जैसे कि है ना, जो हवा के अंदर या जो मिसाइल नष्ट किए वो उतनी क्लिप दिखा रहे। मतलब दोनों देश अपने अपने लोगों को खुश करने में व्यस्त है कि देखिए हमने अच्छा ज्यादा काम किया और उनका हमला नाकाम हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ दिखावी मामला था। जैसे कि है ना, देखिए जहां जहां पर है ना इजराइल के अंदर ये अटैक हुआ, जिन एयरबेस के ऊपर टारगेट करके अटैक हुआ, देखिए वहां पर है ना एक भी आदमी की मौत नहीं हुई। जो आदमी एक अकेला आदमी मरा, और उस अकेले आदमी की जो मौत हुई वो आदमी भी गाजा का था, मतलब गाजा पट्टी का, वो अकेले आदमी की मौत हुई। लेकिन देख के तो ऐसा लग रहा था कि देखिए अगर एक इतनी बड़ी इमारत उद्ध्वस्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो फिर उस इमारत के अंदर एक भी व्यक्ति कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी व्यक्ति ना रहे। तो फिर हो सकता था कि इजराइल को इसके बारे में पहले से पता था, या फिर ये जैसे कि कहा जाता है एक दिखावे हमला, जैसे कि 2 देश करते, एक देश पहले से बोल के जैसे कि एग्जांपल के लिए ईरान ने पहले से बता दिया हो कि देखिए हम ऐसा ऐसा हमला करने वाले हैं और इन जगह पे ऊपर हमला करने वाले, तो फिर पहले से आप अपने लोगों को हटा लीजिए। बाद में आप अपने मीडिया के अंदर दिखा देना कि आपने पूरी तरीके से हमारे मिसाइल को हवा के अंदर नष्ट कर दिया, और हम अपने मीडिया के अंदर दिखा देंगे कि देखिए हमने पूरी तरीके से इजराइल को खत्म कर दिया, इतने मिसाइल मारे, इजराइल ये खत्म हुआ वो खत्म हुआ। जैसे कि ईरान ने बता भी दिया कि जैसे F-35 जो एक फायर जेट है, विमान है, जो कि इजराइल के पास है, बहुत 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी वाले विमान है, उसको लगभग ईरान ने बोला कि हमने 20 से ज्यादा विमानों को है ना, फायर जेट्स को खत्म कर दिया इस एयर स्ट्राइक जो मिसाइल अटैक हुआ उसके अंदर। लेकिन वहीं पर इजराइल क्या बोल रहे हैं, हमारा एक भी फायर जेट उड़ा नहीं, मतलब एक भी फायर जेट को कुछ नहीं हुआ।
हमारे जैसे कि वैसे फायर जेट से जो F-35 है उसको कुछ डैमेज ही नहीं पहुंचा। मतलब दोनों अपने अपने मीडिया के अंदर बताने में व्यस्त थे। और ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया था जिसका कि नाम था फतेह 2, उसी भी जगह पर जाके एकदम पिन पॉइंट टारगेट को किल कर सकता था, मार सकता था। वो इतना शक्तिशाली मिसाइल था, लेकिन इसकी जो स्पीड थी ना वो सुपरसोनिक मिसाइल की जैसी थी। जैसे कि है ना 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा की आई थिंक उसकी स्पीड, आई मीन हाँ उसी के आसपास कुछ तो उसकी स्पीड थी। मतलब आपने जो बोलने की आवाज होता है ना लगभग उससे 5 गुना ज्यादा स्पीड उसकी होती है उस मिसाइल की। तो फिर है ना काफी पावरफुल ये मिसाइल था। लेकिन वहीं पर अभी ये अटैक होने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये सारे देश एकजुट हो चुके हैं जो कि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रिटेन ने तो पहले से कह दिया कि हमारी एक टुकड़ी इसराइल के अंदर ही मौजूद थी, सेना की टुकड़ी, और हम इसराइल के लिए मदद करने के लिए आई मीन कभी भी तैयार है। और ये ऑब्वियसली एक तो होंगे सभी देश। और जो अभी इटली ने एक G7 की मीटिंग भी बुलाई है, वो मीटिंग तो करेंगे इस आई मीन ये तो अभी सारे फॉर्मेलिटी चीजें जो कि हो। लेकिन अभी जो सबसे बड़े अपडेट है ना वो रशिया ने कुछ भी इस हमले के ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन रशिया मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि अगर ईरान के ऊपर कुछ भी बड़ा अटैक होता है, जैसे कि मुझे नहीं लगता कि अभी होगा, लेकिन अगर होता है तो फिर पूरी तरीके से रशिया इस हमले के अंदर, इस अटैक के अंदर इन्वॉल्व होगा और पूरी तरीके से वो इस ईरान का समर्थन करेगा और ईरान की मदद करेगा। क्योंकि रशिया भी जानता है, क्योंकि मिडल ईस्ट को अगर कंट्रोल करना है, अगर उसकी ताकत बना के रखनी है आई मीन रशिया की, क्योंकि रशिया की वैसे भी ताकत काफी ज्यादा कमजोर है मिडल ईस्ट के अंदर, तो फिर वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ईरान कमजोर हो। क्योंकि जब तक ईरान ताकतवर रहेगा मिडल ईस्ट के अंदर तब तक है ना तब तक रशिया भी है ना ताकतवर रहेगा मिडल ईस्ट के अंदर। और वैसे में वो बिल्कुल नहीं चाहेगा रशिया ईरान कमजोर हो, तो फिर ईरान की मदद करने के लिए रशिया आएगा ही आएगा, ये 100% बात तय है। और रशिया भी यही चाहता था कि इसराइल के ऊपर कोई ना कोई अटैक करे ईरान, जो कि अभी ईरान ने कर भी दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसराइल जो है ना कोई अटैक करेगा ईरान के ऊपर, क्योंकि इसराइल ने बहुत सारे ऑलरेडी अटैक कर दिए थे ईरान के जितने भी कुछ संगठन है जिनको सपोर्ट करता है ईरान, और बहुत सारी ये जो चीजें हुई ना इसके कारण ना चाहते हुए भी है ना ईरान ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर एयरबेस के ऊपर। तो फिर अगर हम एग्जांपल के लिए मान के चले, अगर ये कोई नाटक नहीं है जिससे कि दिखावा नहीं है, तो फिर अगर इसराइल अटैक करेगा तो फिर इसराइल जो है ना ईरान के 2 जगह पर सबसे ज्यादा अटैक कर सकता है, जो कि एक है जो उसका पूरी तरीके से इकोनॉमी है, जैसे कि पूरी तरीके से इकोनॉमी ईरान की बस एक ही चीज से चलती है, वो है पेट्रोल डीजल। ये जो तेल के ऑयल रिजर्व है ना, इन रिजर्व्स के ऊपर अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से ना अगर वो एयर स्ट्राइक करके आई मीन मिसाइल अटैक करके पूरी तरीके से अगर इन ऑयल रिजर्व्स को या फिर जितनी भी कुछ फैक्ट्री है उसके ऑयल तेल निकालने की, वो अगर डिस्ट्रॉय कर देता है इसराइल, तो फिर ईरान को इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा। और दूसरी बात, ईरान के पास जो न्यूक्लियर आई मीन जो यूरेनियम है, जो कि वहां पर वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर एक इसराइल अटैक कर सकता है, जो कि है ना सबको पता है ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ये सारी जो चीजें हैं जो लगती है यूरेनियम वगैरह सब कुछ है, टेक्नोलॉजी सब कुछ है, लेकिन अभी तक बनाया नहीं है। ये जो हथियार है न्यूक्लियर हथियार अभी तक ईरान ने बनाया नहीं है, और ये काफी ज्यादा करीब है, तो फिर इसके ऊपर एक इसराइल अटैक कर सकता है। ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ईरान के लिए, और इसराइल इन दो चीजों के ऊपर अटैक कर भी सकता है। और जैसे कि इसराइल ने कहा भी है कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ईरान को, तो फिर ये बस हो सकता है कि बस हवा ये डायलॉग मारा गया हो नितनेयाहू ने। आप देखिए इन दोनों देशों में से ज्यादा ताकतवर कौन लगता है आपको? अगर आपको ईरान कम ताकतवर लगता है, कमजोर लगता है, तो फिर ऐसे सोचने की गलती आप मत कीजिए, क्योंकि ईरान कुछ कम ताकतवर नहीं है। ईरान के पास ऑफिशियली 6 लाख से ज्यादा लोगों की सेना है, उसके पास आर्मी काफी ज्यादा बड़ी है। वहीं पर जो इसराइल के पास है ना 1 से 1.5 लाख के लोगों की आर्मी है, लेकिन ईरान की आर्मी का एक प्लस पॉइंट है, ईरान के पास एक आतंकवादी गुट है ISR, कोई तो ऐसा एक स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वो नाम है उसका। इस नाम के ग्रुप का एक आतंकवादी संगठन है, और इस संगठन के पास और ज्यादा 2 लाख की सेना है। मतलब ईरान के पास लगभग 9 लाख के करीब की आर्मी सेना है। ऊपर से जो ईरान का एयरक्राफ्ट का है ना मतलब फायर जेट्स एयरक्राफ्ट जितना भी कुछ है ना लगभग 550 550 से ज्यादा का है, और वहीं पर इसराइल के पास लगभग 600 के करीब है। मतलब ईरान से लगभग 50 एयरक्राफ्ट ज्यादा हो सकते हैं इसराइल के पास, लेकिन ईरान के पास भी कुछ कम नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि जो टेक्नोलॉजी है ना वो ज्यादा इसराइल के पास है, मतलब ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी वाली एयरक्राफ्ट जो है ना वो इसराइल के पास है। लेकिन वहीं पर बख्तरबंद गाड़ियां जो है ना लगभग ईरान के पास 65,000 मतलब 60,000 से ज्यादा 70,000 के करीब गाड़ियां बख्तरबंद गाड़ियां ईरान के पास है। लेकिन वहीं पर इसराइल के पास है लगभग 40,000 के करीब गाड़ियां है बख्तरबंद गाड़ियां। मतलब इसराइल के पास ये जो संख्या है काफी ज्यादा कम है ईरान की तुलना में। लेकिन वहीं पर सबमरीन के मामले में है ना ईरान बहुत ज्यादा आगे है। ईरान के पास 19
सबमरीन है, लेकिन वहीं पर इजराइल के पास 5 सबमरीन है, 5। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है जो किसी भी देश को हिला सकती है, खत्म कर सकती है, वो है परमाणु हथियार। क्या ईरान के पास परमाणु हथियार है? तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ईरान परमाणु हथियार बनने के काफी ज्यादा करीब है। ऐसा मान के चले ईरान के पास पूरा तरीके से मटेरियल परमाणु हथियार का है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा। बस वो असेंबल करने की देरी है। जैसे ही उसे एक बक्स एक जो परमाणु बम का चीज होता है उसके अंदर फिट कर लेगा तो फिर ईरान के पास भी परमाणु बम हो जाएगा। लेकिन ईरान उसके काफी ज्यादा करीब है, ये सबको पता है, इसलिए सभी ईरान के ऊपर टारगेट बना रहे हैं। और इजराइल के पास वहीं पर ऑलरेडी परमाणु बम है, उसके पास बहुत ज्यादा परमाणु बम है। अगर वो किसी भी देश के ऊपर परमाणु बम मारना चाहे तो वो मार सकता है, लेकिन परमाणु बम मारने की नौबत यहां पर नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर परमाणु बम होगा या नहीं होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इजराइल को भी पता है अगर हम ईरान के ऊपर परमाणु बम मार भी देते हैं तो फिर ईरान इसका बदला कभी ना कभी लेगा। और इजराइल बस इतना सा देश है, इजराइल के पास कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो इस परमाणु बम को हवा के अंदर नष्ट करने की, लेकिन जो जिस जगह पर परमाणु बम नष्ट होगा ना वो भी इजराइल की जगह रहेगी। मतलब अगर जमीन के ऊपर इजराइल का परमाणु बम नहीं आया, बस हवा के अंदर भी नष्ट हुआ ना, जैसे कि इजराइल हवा के अंदर मारता है, तो फिर उस हवा के अंदर भी इंपैक्ट हुआ तो फिर इजराइल के देश के ऊपर इंपैक्ट होगा ही होगा। तो फिर ये लड़ाई जो है ना परमाणु बम तक नहीं जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर गई तो कोई नहीं बचेगा। तो फिर ये जो तीसरा युद्ध हो सकता है नहीं हो सकता, देख के तो ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता। तो फिर ये जैसे कि बस दिखा हुआ हमला था ऐसा लग रहा है। अगर हो भी गया तो फिर ये इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होगी, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरे सभी देशों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इससे तेल जो ऑयल जो तेल है, जैसे कि हम पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा इसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम जो ज्यादा ऑयल लेते हैं ना वो एक ईरान है और दूसरा रशिया है, सऊदी अरब से भी लेते हैं, लेकिन ईरान और रशिया, इन दोनों देशों से हम ज्यादा लेते हैं। तो फिर अगर ईरान के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली है ना रशिया भी प्राइसेस बढ़ा देगा, जिसके कारण है ना हमारा जो पेट्रोल है अभी 110 रुपए है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है।